हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अभी तक जीएसटी से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। तो उसी का ही लास्ट टॉपिक है कि हमने डिसाइड कर लिया, रजिस्ट्रेशन करा ली, तो एंड में क्या होता है, पेमेंट करनी होती है, टैक्स की करनी होती है, पेमेंट करनी होती है। तो क्या किस ढंग से हम पेमेंट करते हैं वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्स। टैक्स का मतलब यहाँ क्या है, जीएसटी की पेमेंट कैसे की जाती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, वैसे जो जीएसटी के अंदर है मैक्सिमम जो प्रेफरेंस दी जाती है इलेक्ट्रॉनिक मतलब ई पेमेंट को ज़्यादा क्या दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू कैश में आप डिपॉजिट कराए टैक्स। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं उनको ये बेनिफिट दिया गया है कि वो क्या कर सकते हैं, कैश में भी पैसा क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे कि हम आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन जीएसटी फोकस ऑन ई पेमेंट। जो जीएसटी में मेन फोकस किस पर दिया जाता है, ई पेमेंट। ई का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि ऑनलाइन पेमेंट की जाएगी फॉर द लाइबिलिटी अराइजिंग रेदर देन ओवर द काउंटर पेमेंट। काउंटर पेमेंट मतलब काउंटर जाकर कैश देने की बजाय ऑनलाइन पेमेंट करने को प्रेफरेंस दी गई है जीएसटी के अंदर। ठीक है, पर लेकिन फिर भी स्मॉल जो एसएससी होते हैं जिनकी कम टैक्स बनता है, ओवर द काउंटर बाय कैश दे सकते हैं, चेक दे सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं, पर कितना 10,000 तक पर टैक्स पीरियड। एक पीरियड के लिए मैक्सिमम कितना 10,000 रुपये तक वो काउंटर में दे सकते हैं, जो स्मॉल एसएससी होते हैं जिनका टैक्स क्या बनता है, कम बनता है। तो ये भी फैसिलिटी दी गई है। मेड आइदर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये आप याद कर लें कि वो क्या बनाएगा, जो भी टैक्स पेयर की जो भी ऑनलाइन बनती है ना, जो ई पेमेंट होती है, वहाँ पर हमारे दो अकाउंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक ई हो गया, कैश आपको पता ही है, लेजर लेजर भी आपको पता है, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। और दूसरा है, सेम ही नाम है पर कैश की जगह क्या आ गया, क्रेडिट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ठीक है, आइदर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये बनाया जाएगा किसके द्वारा, ये बनते हैं। ठीक है, दूसरा है, नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ टैक्स। इसमें क्या पेमेंट करता है, जो टैक्स पेयर क्या पेमेंट करता है, टैक्स करता है, इंटरेस्ट करता है, पेनल्टी करता है, फीस देता है, और एनी अदर अमाउंट। टाइप ऑफ पेमेंट, इसको टाइप ऑफ किस टाइप की पेमेंट एक टैक्स पेयर करता है, वह टैक्स की करता है। यदि फिर ड्यू लेट कर दिया है, उसने पेमेंट लेट कर दी तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, पेनल्टी पड़ जाती है यदि उसकी कोई डिफ़ॉल्ट हो, फीस देनी पड़ती है, और अदर अमाउंट। ठीक है, तो ये टैक्स पेयर पेमेंट करता है अंडर जीएसटी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अभी इस स्लाइड से आप समझे कि जो स्मॉल टैक्स पेयर है वो मैक्सिमम 10,000 रुपये तक ओवर द काउंटर कैश या चेक डीडी दे सकता है। और वैसे जीएसटी के अंदर किसको प्रेफरेंस दी जाती है, ई पेमेंट को प्रेफरेंस दी जाती है। और दोनों में से एक अकाउंट बनाना होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यू डेट फॉर पेमेंट। ड्यू डेट फॉर पेमेंट कि यहाँ पर ये कहा गया है कि जो आपने जो पेमेंट करनी है, जो जो भी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37(7). ठीक है, ड्यू पेमेंट अगर हमने बहुत डिटेल में कर लिया है कि आपने अगले महीने की 18 तारीख ऐसे ना 10 तारीख या 20 तारीख हमने पूरा डिटेल में कर लिया हुआ ना। जब भी आपकी जीएसटी टैक्स की ड्यू डेट आ गई तो उसी डेट को आपने पेमेंट करनी है, उसके बाद के लिए आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, जीएसटी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स शैल नॉट बी लेटर, लेटर में बाद में नहीं, देन द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। जब आपने रिटर्न फाइल की है ना, उसकी लास्ट डेट के बाद नहीं रिटर्न, बल्कि उसके पहले पहले आपने इसकी ड्यू डेट को इसकी पेमेंट कर देनी है। कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 37(7) के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर द नॉर्मल, जैसे 3 सिचुएशन है हमारे पास। नॉर्मल टैक्स पेयर जो भी बिजनेस करता है ना, वो टैक्स देता है, तो नॉर्मल टैक्स पेयर कब पेमेंट करेगा, उसको टाइम दिया गया है, ड्यू डेट क्या है उसकी, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। जैसे इस महीने की जो रिटर्न है अगले महीने की 20 तारीख को उसने क्या करना है, टैक्स पेड करना है। फॉर कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम के अंदर आपको पता है यदि किसी भी की जो टर्नओवर है कम है तो वो कौन सी स्कीम अपना सकता है, कंपोजिशन स्कीम। उसको टाइम पीरियड दिया गया है क्वार्टर के अगला जो महीना आता है क्वार्टर खत्म होने के, उसके 18th फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, 18th फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। ठीक है, फॉर टीडीएस एंड टीसीएस, ये दोनों टॉपिक हम डिटेल में इसी चैप्टर में करेंगे। तो इस केस में 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, जिस महीने की जो रिटर्न ली है हमने, उसका जो टीडीएस टैक्स कब देना है, अगले महीने की 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो समझ गए होंगे तीनों डेट। नॉर्मल टैक्स पेयर 20th, और कंपोजिशन स्कीम में 18, और 18 दिन के बाद नहीं, 18 दिन है ना, और टीडीएस और टीसीएस के केस में 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो समझ गए होंगे ड्यू डेट फॉर पेमेंट। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से हम इसकी पेमेंट करते हैं,
ठीक है। तो ई पेमेंट मेथड अपनाते हैं हम, स्टेटमेंट और ई लेजर बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेजर बनाते हैं, ठीक है। कैश, इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट लेते हैं, ठीक है। और टैक्स पेयर रजिस्टर्ड ऑन कॉमन पोर्टल टू ई लेजर कैश एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर विल बी ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप रजिस्टर होते हैं वैसे ही आपका कौन सा बन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर अपने आप ही बन जाता है, ठीक है। तो हम इस टॉपिक के अंदर 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे मेन, कि जो जीएसटी आपने पेमेंट करनी है तो आपके तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वो सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर रूल 87, ठीक है। इसमें क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे फिर भी अभी। रिफ्लेक्ट ऑल डिपॉजिट्स मेड इन कैश एंड टीडीएस टीसीएस मेड। पहले इसमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होती है, जिसमें सबसे पहले क्या करेगा टैक्स पेयर, इसमें पैसा डिपॉजिट कराएगा इन कैश एंड टीडीएस और टीसीएस भेट, ठीक है। दूसरा है यूज फॉर मेकिंग एनी पेमेंट। तो इसकी जो ये पैसा पड़ा हुआ है इस लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो भी पैसा पड़ा हुआ है इसका यूज़ हम किसी भी टाइप की पेमेंट के लिए, पेमेंट मतलब कि टैक्स के लिए भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट के लिए भी कर सकते हैं, पेनल्टी देने के लिए भी कर सकते हैं, और कोई किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो भी पैसा पड़ा हुआ है उससे किसी भी चीज़ की पेमेंट की जा सकती है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रूल 86। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रूल 86, ठीक है। रिफ्लेक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड इन मंथली रिटर्न। जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको पता ही है क्या होता है, वो जो टैक्स पेयर है हर मंथ इसको असेस करता है, ठीक है। और यूज टू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स ओनली, यूज टू मेक पेमेंट। देखो इसमें सिर्फ जो कैश लेजर में है उससे पेमेंट आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन क्रेडिट लेजर का यूज़ आप सिर्फ टैक्स की पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं। ऊपर में टैक्स भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट भी दे सकते हैं, पेनल्टी भी दे सकते हैं, फीस भी दे सकते हैं, लेकिन क्रेडिट के केस में आप सिर्फ टैक्स की ही पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए। थर्ड हमारा हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर जिसमें आपका सारा रिकॉर्ड होगा अंडर सेक्शन 85, ठीक है। रिफ्लेक्ट टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर फॉर द पर्टिकुलर मंथ, ठीक है। टोटल कितनी टैक्स लाइबिलिटी बनती है एक मंथ की, पर्टिकुलर मंथ की, वो हमें कहाँ से पता चल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर रूल 85। जैसे कि आप देख रहे हैं पहले रूल 87 है, 86 है, 85 है। और इलेक्ट्रॉनिक पहले कैश लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है और इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर है, ठीक है। तो आपने समझ गए होंगे ये 3 टॉपिक हैं पेमेंट करने के लिए, ये एक ऑनलाइन बनेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बार बार बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या है, ऑनलाइन। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, ठीक है। इसको हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।